तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल EGH। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इससे पहले जो वीडियो हैं उसमें आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस बताए जा चुके हैं। तो आज आपको बताया जाएगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ये। आप जब तक भी पढ़ोगे तब तक ये आपके काम आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया जाएगा किसी न्यूट्रल एटम, गैसियस एटम के द्वारा, तो उस दौरान वो एनर्जी रिलीज करता है। उसे क्या कहा जाए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बड़ी आसान सी चीज़ है। अगर कोई एक्स एटम है, न्यूट्रल गैसियस एटम है, और ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या फॉर्म करता है? एनायन। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्म करता है ये? एनायन। तो इस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज करेगा वो क्या कहलाओगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, जितनी भी इसने एनर्जी क्या करी यहाँ पे रिलीज करी है ये, तो वो क्या कहलाओगी? यानी यहाँ पे जो एंथैल्पी है वो माइनस होगी डेल EGH। ठीक है बच्चों, और इसके रूप में होगी। ये जो एनर्जी है, क्योंकि ये रिलीज हो रही, इसी वजह से ये हमेशा कैसी होगी? नेगेटिव होगी। इस चीज का आप ध्यान रखियो। जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? वो ऐड हो रहा एटम के साथ। और जितनी ये लेस नेगेटिव होगी उतना ही डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन का ऐड होना एटम के साथ। ठीक है बच्चों, तो कोई भी एटम अगर इजीली ऐड करता है, एडिशन करता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल में, तो वो क्या कहलाओगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहलाओगी इसकी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ रहा? तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है मैं फिर से आपको बता रहा। अगर कोई न्यूट्रल गैसियस एटम है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन करता है। ठीक है बच्चों, ऐड करता है, एडिशन करता है इलेक्ट्रॉन का, तो उस दौरान जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा वही क्या कहलाओगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इसे डेल EGH से क्या किया जा? रिप्रेजेंट किया जा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ रहा? वहाँ पे हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो क्या कहलाती थी? आयनाइजेशन एंथैल्पी। लेकिन इलेक्ट्रॉन के एडिशन से जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कहलाओगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी बच्चों, वो ऑलवेज नेगेटिव होगी। ऑलवेज नहीं कह सकते हम, क्योंकि कुछ एक्सेप्शनल केस भी आ जा विल बी नेगेटिव। ठीक है, लेकिन जो सेकंड होगी, सेकंड वन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो सेकंड होगी वो विल बी पॉजिटिव। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी, इस चीज का ध्यान रखियो। और इन्हें क्या कहा जा? सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक, तो आप ये याद रखियो, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो नेगेटिव होती है, यानी एनर्जी रिलीज होगी। लेकिन जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो पॉजिटिव होगी। उसका रीजन क्या है? अगर आपने एनायन फॉर्म कर लिया, इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया किसी भी न्यूट्रल एटम ने, भाई एनायन की फॉर्म में आ गया, तो इस पर चार्ज कैसा हो गया? नेगेटिव। अब इसके साथ आप जो जोड़ रहे हो उस पर भी नेगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन पे,
तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन होगा या नहीं होगा। अब जब रिपल्सन होगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से हम बाहर से क्या देंगे, एनर्जी। एनर्जी दे के इसे इसमें ऐड करना पड़ेगा जबरदस्ती, ठीक है। और जब हम इसे एनर्जी देंगे तो एनर्जी डिपॉजिट होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो यही रीजन है कि जो सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, नेगेटिव। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। और जैसे हमने कहा भी है आपको कि जो एनर्जी होगी उसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होगी किलो जूल पर मोल। सभी बच्चे नोट कर लें, ठीक है। यूनिट क्या होगी, किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी थी। अगर एडिशन किया जाता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का आउटर मोस्ट सेल में एटम की, तो जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, जितनी एनर्जी रिलीज होगी ड्यूरिंग एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ठीक, वो क्या कहलाओगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या फिर आप इसे वर्ड्स में इस तरीके से भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ एन एलिमेंट may be defined as the energy released when a neutral isolated gaseous atom accept an extra electron to form the gaseous negative ion। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको कई बार ये रिपीट भी कर दिया, अब सभी बच्चों की समझ में आ गया होगा। और मैं इसके साथ एक बात और बताऊं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इफेक्टिव करते हैं या इफेक्ट डालते हैं इस पर, जैसे हमने कल भी बताए थे आपको। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, साइज ऑफ एटम। आप सोच के देखो बच्चों, अगर एटम का साइज बड़ा है, अगर एटम का बड़ा है, लार्ज साइज है, कोई एटम है और उसका साइज काफी बड़ा है इस तरीके से, और हमें यहाँ पे क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ऐड करना, और एक एटम है साइज में छोटा, स्मॉल साइज है, और हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐड करना, तो आसानी किस में होगी ऐड करने में, यानी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव किसकी होगी, इसकी होगी, लार्ज की या स्मॉल की होगी। तो बच्चों इसकी होगी। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है एडिशन होगा, जिसका एडिशन होगा वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा। तो न्यूक्लियस क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज की वजह से ये आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जैसे आप देखते हो जो भी चीज पृथ्वी की कक्षा में आती है, अर्थ की कक्षा में आती है, तो उसे ग्रेविटेशनल फोर्स आसानी से अपनी ओर खींच ले, ठीक है, तो फिर उस इलेक्ट्रॉन को अपनी कोई एनर्जी नहीं लगानी पड़ने की, क्योंकि ये किसके फोर्स से खींचेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज से। ये न्यूक्लियस इसे क्या है, अपने फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी अपोजिट चार्ज होने की वजह से। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ न्यूक्लियस से कितनी ज्यादा डिस्टेंस है इसकी, इतनी ज्यादा डिस्टेंस है कि यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा, ठीक है, कम हो रहा है नहीं। तो जो साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम अगर बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा एटम का, तो इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव होगी। अगर स्मॉल साइज ऑफ एटम होगा तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। तो इसके लिए मोर नेगेटिव होगी स्मॉल साइज के लिए। और इसके लिए लेस नेगेटिव होगी। ठीक है बच्चों, सभी बच्चों की समझ में आ रहा। अगर स्मॉल साइज है तो मोर नेगेटिव होगी ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, आसानी से उसके जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियस उसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगी, और जितनी जल्दी इजिली अट्रैक्ट करेगी उतनी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देकर जबरदस्ती ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है इसका, वीक है। ठीक, तो इसी वजह से लेस नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लार्ज साइज के लिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। अब सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। जैसे हमने अभी आपको बताया, तो जो साइज ऑफ एटम है अगर इसके एक प्रकार से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बड़ा साइज है तो लेस होगी, छोटा साइज है तो ज़्यादा होगी।
अब सेकंड है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी न्यूक्लियर चार्ज के, जैसे हमने अभी अभी बताया। जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा ऐसे ऐसे ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, हाई होगी इसके लिए। ठीक है बच्चों, इसके लिए हाई होगी या फिर हाइयर भी आप इसे कह सको। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन मैं आपको बताऊं। जैसे अभी अभी हमने बताया कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के पास जो भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, ठीक है, वो किसके अट्रैक्शन फोर्स से हो रहा, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से हो रहा है, इस न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से। तो इसे तो अपना कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा ना, हमें इलेक्ट्रॉन को बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही, क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इसे आसानी से क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर इंक्रीज होता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है बच्चों, इंक्रीज, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सभी बच्चे नोट कर ले, अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कैसी होगी, इंक्रीज होगी, यानी मोर नेगेटिव होगी। कैसी होगी बच्चों, मोर नेगेटिव। ठीक है, अगर वो आसानी से जुड़ रहा तो ये क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। जैसे देखो, मैं अगर ये मार्कर को नीचे की ओर गिराऊं तो आसानी से गिर रहा है ना, किसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो इसे तो कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही, तो ये तो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा ना, हमें से कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ रही ना। तो ये किसकी एनर्जी से जा रहा है, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन भी आसानी से क्या जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होगा, तो एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, और इसी वजह से इसकी एनर्जी क्या होगी, मोर नेगेटिव होगी। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो नेक्स्ट जैसे हम बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है अगर और हाफ फिल्ड है या कंप्लीटली फिल्ड है, तो वो मोर स्टेबल होता है। क्या होता है, मोर स्टेबल। ठीक है, उसकी स्टेबिलिटी हाई होती है ऑर्बिटल्स की। अगर वो हाफ फिल्ड होगा या क्या होगा, कंप्लीटली फिल्ड होगा, तो उसकी जब स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आसानी से गेन नहीं करने का। आपको पता, ना रिलीज करता ना गेन करता। जब कोई भी चीज़ स्टेबल होती है तो उसे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती, ना वो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही रिलीज करेगा। तो इस वजह से अगर हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है ऑर्बिटल, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करा के ऐड करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, एटम के साथ। तो इसी वजह से हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड होने पे मोर स्टेबिलिटी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो लेस नेगेटिव होगी। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स जो होंगे उनकी कैसी होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव। और कुछ तो ऐसे होते हैं जिसकी पॉजिटिव होगी, जैसे इनर्ट गैस है, जैसे इनर्ट गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन। इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो कैसी होगी, इनकी पॉजिटिव होगी, ये ध्यान रखियो। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, फुल फिल्ड होते हैं, यानी कंप्लीटली फिल्ड होती है इनर्ट गैस। तो इनर्ट गैस की जो हमने हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन बताई, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। जैसे कुछ एलिमेंट्स और भी हैं, मैग्नीशियम वगैरह है, जैसे मैग्नीशियम है, आप देख लो 282, तो इसकी भी पॉजिटिव होगी। तो अगर हाफ फिल्ड है, जैसे नाइट्रोजन है, हाफ फिल्ड होती है, तो नाइट्रोजन की भी लेस नेगेटिव होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है बच्चों, हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होने पे
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, लेस नेगेटिव होगी स्टेबल होने की वजह से। ये सभी बच्चे नोट करते रहें। अब मैं आपको वेरिएशन बताऊंगा पीरियड में और ग्रुप में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अगर बच्चों ये पीरियड हैं आपके इस तरीके से, ये वाले इधर जो कि हॉरिजॉन्टल होते हैं, अगर किसी पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट मूव किया जाता है किसी भी पीरियड के अंदर, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी, ध्यान रखियो। लेफ्ट टू राइट मूव करने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इंक्रीज होती है। उसका रीजन जैसे हमने बताया, साइज ऑफ एटम कैसा होता चला जा लेफ्ट टू राइट, स्मॉल साइज होता चला जाना। कल हमने इसके बारे में बताया था एटॉमिक रेडियस में। तो स्मॉल साइज, जब एटम का साइज डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी। उसका रीजन है न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता चला जा साइज ऑफ एटम अगर स्मॉल होगा। ठीक है बच्चों, अगर हम फिर से बता रहे लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम क्या है, डिक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, और जैसे जैसे साइज ऑफ एटम डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी मोर नेगेटिव होती चली जाएगी। सबसे ज़्यादा पीरियड के अंदर अगर आप देखो जो 17 पीरियड के एलिमेंट्स होंगे इधर, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे, 17th ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अपने पीरियड में इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। सबसे ज़्यादा किसकी होगी अपने पीरियड में, फ्लोरीन की। इस पीरियड में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की, इसमें ब्रोमीन की और इसमें आयोडीन की। और सबसे कम किसकी होगी, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनकी होगी, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, क्योंकि इनका साइज कैसा होता है, बड़ा होता है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप कंपेयर करो तो जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनका साइज सबसे बड़ा होगा, लार्ज होगा। तो सबसे कम अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी होगी, जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो सबसे कम होगी। अपने पीरियड के अंदर, और सबसे ज़्यादा किसकी होगी, इनकी होगी। ये चीज़ सभी बच्चे नोट करते रहें। अब ग्रुप में वेरिएशन देख लो, वेरिएशन इन ग्रुप, जब भी हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। उसका रीजन क्या है, चाहे वो 17th ग्रुप में देख लो आप, सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए वो फ्लोरीन की, हालांकि एक्सेप्शनल केस होता है क्लोरीन की है, वो हम आपको अभी बताऊंगे। जब भी हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड किसी ग्रुप में मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होगी। उसका रीजन क्या है, जो साइज ऑफ एटम है, साइज ऑफ एटम जो होगा वो लार्ज होता चला जा, बड़ा होता चला जा। ठीक है, जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, जैसे हम कह रहे साइज एटम का बढ़ रहा, इस तरीके से अगर साइज बढ़ रहा तो डिस्टेंस बढ़ रही है नहीं न्यूक्लियस से, और लगातार क्या बढ़ेंगे उसमें, सेल भी बढ़ती चली जाएंगी इस तरीके से। तो ये जो जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन है उसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी न्यूक्लियस से। इस वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम होगा बच्चों तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन भी काफ़ी डिफिकल्ट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो अपवर्ड टू डाउनवर्ड मोर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है बच्चों, या फिर ऐसे भी कह सकें कि लेस नेगेटिव हो जाएगी। तो ये वेरिएशन था, यानी पीरियड में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा 17th ग्रुप की होगी, जितने भी उस पीरियड के एलिमेंट्स है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ठीक है, और सबसे कम होगी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम वगैरह वगैरह की। ठीक है बच्चों, तो ये वेरिएशन भी हमने बता दिया। अब हमने आपको एक केस बताया फ्लोरीन और क्लोरीन, या फिर आप ऑक्सीजन और सल्फर ले लो। भाई हमने अभी अब आपको क्या कहा
कि जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, क्या होगी बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ती है या नहीं बढ़ती, तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा किसकी है, फ्लोरीन की, और फिर क्लोरीन की। इस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ क्या है, ऑक्सीजन, और यहाँ क्या है, सल्फर। ठीक है, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें जब हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं, सबसे ज़्यादा इसकी है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और इसमें फिर इससे लेस होनी चाहिए थी क्लोरीन की। ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं भाई, जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग। तो जब भी हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे किसी भी पीरियड के अंदर, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इंक्रीज होती है। ठीक है, फ्लोरीन की ऑक्सीजन से ज़्यादा है और क्लोरीन की सल्फर से ज़्यादा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन एक्सेप्शनल केस कहाँ है, एक्सेप्शनल केस यहाँ है। हमने कहा जब भी हम किसी ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा है, और जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन से कम है। ठीक है बच्चों, सल्फर की ऑक्सीजन से ज़्यादा है, क्लोरीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, जबकि इनकी लेस होनी चाहिए थी। उसका रीज़न क्या है आप देख लो। जो फ्लोरीन है या फिर ऑक्सीजन है, इनका साइज कैसा होता है, काफ़ी स्मॉल साइज होता है। तो ये ही रीज़न है, स्मॉल साइज होने की वजह से आप कहोगे सर अब तो आप कह रहे थे कि स्मॉल साइज होने पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है, लेकिन इनका साइज और भी ज़्यादा स्मॉल है। स्मॉल होने का मतलब ये है कि इसमें आप ये देखो सिर्फ 2 ही सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं, 2 सेल होती हैं, चाहे वो फ्लोरीन हो या फिर ऑक्सीजन हो। देखो 2 7 सिर्फ 2 ही सेल है। तो जो बाहर वाली सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो और सेल इसमें होती नहीं। ठीक है, इसी वजह से इनका जो रिपल्सन रहता है आपस में, और एक नेगेटिव एटम की तरह बिहेव करता है। इसकी टेंडेंसी एक नेगेटिव एटम की हो जा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, इसी वजह से। ठीक है, एक तो स्मॉल साइज है और इसी वजह से इसमें एक सेल भी ऑर्बिटल्स भी कम है। तो ये एक नेगेटिव एटम की तरह बिहेव करता है। अब जुड़ने वाला इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव है, तो इनका आपस में क्या होगा, रिपल्सन होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा, रिपल्सन। ये से ज़्यादा रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करने की वजह से हम इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे इसमें ऐड करने के लिए। जब बाहर से इसे एनर्जी प्रोवाइड कराई जाएगी तो जो एनर्जी रिलीज होनी थी, अब आप उसे एनर्जी रिलीज करने के बजाय बाहर से एनर्जी दे रहे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अगर इजीली इसके साथ जुड़ता तो एनर्जी रिलीज करता, लेकिन अब ये जुड़ नहीं रहा, आप इसे जबरदस्ती जोड़ रहे इसके साथ। ठीक है, क्योंकि रिपल्सन फोर्स हो रहा है, उस रिपल्सन को तोड़ने के लिए से आपको बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ रही। तो जब आप इस पर एनर्जी डिपॉजिट करोगे तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो कैसी हो जाएगी, लेस नेगेटिव। ठीक है, ये रीजन है कि जो फ्लोरीन है उसकी स्मॉल साइज या एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इस तरीके से, ठीक है बच्चों, होने की वजह से भी इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी होती है, लेस होती है देन क्लोरीन। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन की ज़्यादा है और फ्लोरीन की कम है। सेम थिंग सल्फर और ऑक्सीजन के साथ है, सेम टू सेम। स्मॉल साइज है ऑक्सीजन का, इसी वजह से नेगेटिव एटम की तरह बिहेव करता है, और जब हम इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी लेस नेगेटिव हो जाती है, कम रिलीज होती है। ठीक है, तो इसी वजह से वो लेस नेगेटिव होगी। तो सभी बच्चों को हमने जैसे बताया, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैसी है, लेस है, किससे, क्लोरीन से। और क्लोरीन की किससे ज़्यादा, ब्रोमीन से, और फिर आयोडीन। तो ये ऑर्डर होगा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। फ्लोरीन की क्लोरीन से कम, क्लोरीन की फ्लोरीन से भी ज़्यादा है, ब्रोमीन और आयोडीन से भी ज़्यादा है। तो सभी बच्चे इसे नोट कर लें। ठीक है, तो ये थी आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सभी बच्चे अच्छी तरीके से तैयारी करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हो।